गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? और आई होप आप और आपकी पूरी फैमिली पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने जो मेरी कल वाली वीडियो आई थी एयरफोर्स की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसको इतना अप्रिशिएट करा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे उस वीडियो में। और मैं यही कहूँगा कि उस वीडियो को अभी भी शेयर करो, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में एक मतलब एकदम से ये चीज़ बैठ गई थी कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में पेपर हो जाएगा, हम तैयारी कैसे करें। तो एक बार माइंड को शांत करके अपने फिर से अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सके। ठीक है, मेरे जो रियलिस्टिक व्यू थे मैंने उस वीडियो में बताए थे आप लोगों को। ठीक है, और उस वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चे उनको समझ पाएं उन व्यूज़ को, और अपनी तैयारी को धीरे 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 फिर से एक बार बूस्टअप कर पाए। ठीक है, और अगेन मैं आपकी वीडियोस डालनी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों वीडियोस बीच बीच में नहीं आ पाती थी उसका रीज़न मैं लास्ट में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आज वाली वीडियोस फिजिक्स और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चंस हैं, टेस्ट नंबर 1 है। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, अपना स्कोर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताना जरूर है मेरे को। और साथ में मेरे पास टैब नहीं है इस वक्त, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं मुजबानी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी को भी देखना कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, कितने आप स्कोर कर पा रहे हो और कहाँ कहाँ आपके अपनी गलतियों को सुधार करने की जरूरत है। और मेरे से भी अगर कोई वीडियो में गलती होती है तो उसमें मेरे को मेंशन कर देना, सर यहाँ पे आप गलत बता गए कुछ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। दोनों ही सब्जेक्ट से फेमिलियर हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q आर इन द रेशियो 3:1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज 2। ठीक है, दो वेक्टर हैं, दो सदिश राशियां हैं p और q, उनका जो अधिकतम परिमाण और मिनिमम कम से कम परिमाण का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:1 है। तो आपको कह रहा है कि इनके अकॉर्डिंग चलें तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, आपको पता होगा दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर है p, ठीक है, और एक वेक्टर है आपका q, ये उनके मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है जब दो वेक्टर को ऐड कर दिया जाता है, 0 डिग्री पे होते हैं, तो वो क्या देता है आपको, मैक्सिमम परिमाण देता है। ठीक है, तो p और q ये तो मैक्सिमम हो गया मैग्नीट्यूड, और मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया p माइनस q। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये दे रखा है आपको कितना, 3:1। तो यहां पर 3/1 ये आपको क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ऐसा है। तो p और q के बीच में रिलेशन बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको बताऊं तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू आएगा, इधर करोगे तो 3p माइनस 3q आएगा। जब 3q उस साइड जाएगा तो 4q बन जाएगा, और p इस साइड आ जाएगा तो 2p बन जाएगा। तो अगर आप समझ पाए हो तो ये बनेगा इस तरह से, 4q इज इक्वल टू आपके 2p के बराबर बनेगा। ठीक है, अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, कितने पे, ये गया आपके 2 पे। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2q इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। फिर से बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3p माइनस 3q इज इक्वल टू p प्लस q के बराबर बनेगा। 3q एक साइड जाएगा तो 4q में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और p इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2p इज इक्वल टू 4q, p इज इक्वल टू 2q इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक पर्सन है जो कि 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ और 20 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ उसके बाद। ठीक है, तो उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या होता है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो मिला देती है लाइन, वही आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो फटाफट नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बना लो। ये आपका नॉर्थ, ठीक है, और ये आपका ईस्ट। ठीक है, यहां तक चला हो कितना आपका 10 किलोमीटर। ठीक, और यहां से सीधा चला कितना आपका 20 किलोमीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन गया। ये कितना दे रखा है आपको, 10, और ये कितना दे रखा है आपको, 20। तो
पाइथागोरस लगा दोगे, क्या बनेगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, उसी के अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 500, जो कि अप्रोक्सीमेट जाता है कितना, ऑप्शन नंबर ए के। ठीक है, मैं सोल्ड नहीं करवा रहा हूँ, जनरल बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। इसके बावजूद भी आप लोगों को अगर इनके सॉल्यूशन की जरूरत पड़े तो मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 22.36 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट हैज द सेम यूनिट एज अदर। ठीक है, इनमें चार आपको इकाई दे रखी है, यूनिट दे रखी हैं, इनमें बताना है कि चौथी कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि अलग है दूसरों से। ठीक है, हो सकता है वो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है ऑप्शन बी हो, सी हो या डी हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्या होता है, वाट सेकेंड पहले मैच करो। देखो आपने देखा किलोमीटर, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट होती है और एनर्जी जूल में नापी जाती है, और किलोवाट आवर एक तरह से जूल ही होता है। ठीक है, तो इसने पूछा डज नॉट, तो ये अब देखो, अब इसके जैसे और यूनिट देखते हैं कि नहीं देखते। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट होती है। वाट पावर की यूनिट होती है। वाट होता क्या है, पावर की यूनिट। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कट गया, मैंने ऊपर इसको वाट को आप क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ये भी जूल ही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जूल की यूनिट हो गई, एनर्जी की यूनिट हो गई। ठीक है, जबकि जूल सेकंड एक अलग फिनोमिना में चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सी यूनिट सेम नहीं है दूसरों की तरह, तो जूल सेकंड आपकी एनर्जी की यूनिट नहीं है, बाकी ए, बी और सी आपकी एनर्जी की ही यूनिट है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कह रहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट एस है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के क्यूब के। तो टाइम को मैंने टी से बता दिया और ये इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड जो होगा, आपको जो त्वरण मिलेगा उसका कौन सा रिलेशन करेक्ट है। आप सभी को पता है एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का। डेरिवेटिव, आप मैथ के स्टूडेंट है, आपसे अच्छा कोई डेरिवेटिव कर भी नहीं सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 3 आगे आ जाएगा पहले डेरिवेटिव में और ऊपर बचेगा 2, फिर 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा ना, सॉरी डायरेक्टली नहीं लिख रहा, इक्वली हो जाएगा। डायरेक्टली भी बोल सकता हूं 60 बचेगा। ठीक है, अब यहां पे देखा कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी और डी में बच्चे कंफ्यूज होंगे। जब बात आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो वहां पर मैथमेटिकल कांस्टेंट लेना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको बी और डी में से एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो आप हमेशा किसको चूज करोगे, डी को, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पर आपका कितना था, 2 है। ठीक है, तो जब 6 की जगह 2 लिखा तो 2 को भी हटा दो, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर चूज करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। कह रहा है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, मूव कर रहा है एक वर्ताकार पथ पर जिसकी रेडियस है, त्रिज्या है 1 मीटर। ठीक है, और उसका कोणीय वेग है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो आपसे पूछो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। अभिकेंद्रीय बल का एक आपको फार्मूला पता होगा, F इजिकल टू, आप क्या पढ़ते हो, F इजिकल टू पढ़ते हो mv² बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये होता है। और v आपको पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू क्या, ओमेगा गुणा में r। वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा है, ठीक है, जर्नल लिखा है। v की इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऊपर m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, एक r से एक r कट जाएगा, और आपका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m का मान 2 kg है, ओमेगा का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4,
और गुणा में रेडियस कितना रखोगे 1, तो 4 गुणा 5 कितना आया 20 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास टैब नहीं है, फिर भी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज एडजस्ट करना इस चीज को। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, v होता है ओमेगा क्रॉस r। तो v की वैल्यू v² में पुट कर दी तो क्या बनेगा ω² r², एक r से एक r कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा F = m ω² r। तीनों चीजों की वैल्यू दे रखी है, आंसर आएगा 20 न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे हिसाब से आज का बेस्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये कह रहा है कि एलिवेटर है, वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन उसका g है, ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, g एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आपको बताना है फोर्स एक्सर्ट बाय पैसेंजर ऑफ मास कैपिटल M ऑन द फ्लोर। उस लिफ्ट के अंदर एक पैसेंजर है जो कि द्रव्यमान है उसका कैपिटल M। आपको पता है जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है, तो जितना आप एक्शन करोगे उतना ही तो रिएक्शन करोगे, और जितना आप रिएक्शन करोगे वही आप फोर्स एक्सर्ट करोगे किस पे, लिफ्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मैं यूं कह सकता हूं डायरेक्ट कि F R इक्वल टू जो रिएक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होगा, M ब्रैकेट G प्लस A के बराबर होगा, है ना, इसी के बराबर होगा ये। अब A का मान कितना दे रखा है, A का मान भी G दे रखा है, तो G प्लस A, G प्लस G क्या हो जाएगा 2G, और राइट आंसर आएगा। अगर आप रिएक्शन फोर्स कितना दे रहे हो कैपिटल R, कितना दे रहे हो 2mg, ऊपर की ओर 2mg लग रहा है तो नीचे की ओर भी क्या लगेगा 2mg लगेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम बच्चे इस चीज को गलत कर देंगे कि नीचे mg लग रहा है, कई लोग लगाएंगे ए आंसर। ठीक है, कि भाई वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है तो नीचे की ओर जो रिएक्शन फोर्स होगा, एक्शन फोर्स होगा वो mg लगेगा। ठीक है, कई लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, भाई mg ऊपर भी लग रहा है और mg नीचे भी लग रहा है, कैंसिल आउट कर दो। पर सबसे सही आंसर क्या आएगा इसका, 2mg आएगा। किस तरह से आएगा मैंने आप लोगों को बता दिया, R = mg प्लस A आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, मुजबानी क्वेश्चन है आप सारे के सारे। कह रहा है When a body is moving on the surface, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है उसको क्या कहोगे, स्टैटिक कहोगे। ठीक है, स्थितिज घर्षण कहोगे, लिमिटिंग मतलब सीमांत घर्षण कहोगे, रोलिंग मतलब लोटनिक घर्षण कहोगे। ठीक है, डायनामिक मतलब एक्चुअल में जब बॉडी मूव करने लग जाती है तो उसको, तो जस्ट मूविंग लिखता ना यहाँ पे बेटे डियर एस्पिरेंट्स। यहाँ पर अगर यूं होता ना व्हेन ए बॉडी इज जस्ट मूविंग ऑन द सरफेस, जस्ट मतलब आ गया ना, मतलब उस वक्त वो मूव करने की कोशिश ही कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलता लिमिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन को उलझाने के लिए उसने क्या नहीं दिया यहाँ पर, उसने आपका काइनेमेटिक फ्रिक्शन दिया ही नहीं, डायनामिक दे दिया। तो मैं राइट आंसर बी पे ही जाऊंगा कि डायनामिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही है एक्चुअल में उस पर। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक कहलाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि रोलिंग सर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मूव तो रोलिंग में भी करता है, तो उसका रीजन मैं देना चाहूंगा। रोलिंग इसलिए नहीं हमने चूज करा ऑप्शन क्योंकि हमको नहीं पता कि बॉडी सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है। ठीक है, हमको बस पता है ये मूव कर रही है। रोलिंग में एक चीज कंफर्म होती है कि बॉडी रोल ही करेगी, और रोल कौन करेगी, एक सर्कुलर बॉडी ही रोल कर पाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, मुजबानी करने वाला क्वेश्चन है, पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोग। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट। कह रहा है एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी ऑफ 15 kg, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, U = 0 है, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 15 kg की बॉडी है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ द मोशन इज। याद करो वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। ठीक है, अब फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन का, तो चलो हमारे पास फोर्स आ गया, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं दी। और साथ में एक चीज बोला, क्या बोला, फर्स्ट सेकंड। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है जब भी nth सेकंड वगैरह ये सब यूज करे तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, SNth
की इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। और रिमाइंड करो माइंड में, SNF इज इक्वल टू U प्लस A/2 ब्रैकेट ओपन 2n-1 ब्रैकेट क्लोज। SNF इक्वेशन क्या होती है? U प्लस A/2 ब्रैकेट 2n-1। ठीक है, फर्स्ट सेकंड बोला तो n की वैल्यू 1। ठीक है, a नहीं दिया, पर मेरे को पता है f और m दे रखा है। f इजिकल टू m में होता है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहां से 5 इक्वल टू m में, m का मान कितना है 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। 3 मत कर देना, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 1/3। SNF की इक्वेशन में पुट करो, रिमाइंड करो माइंड में, SNF इक्वेशन क्या होती है? u प्लस A/2 2n-1। a की वैल्यू 1/3, 2 ऑलरेडी नीचे है तो 1/6 ब्रैकेट 2 इंटू 1-1। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1/6। जब डिस्प्लेसमेंट की जगह रखोगे 1/6 तो 5 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा 5/6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं कम्युनिटी टैब में आप लोगों को इन वीडियो के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां पे देख लेना, वीडियो के डलने के जस्ट 15-20 मिनट बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर 5/6 आएगा। जिस बच्चों को दिक्कत आए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता आप लोग जरूर कमेंट करा करें मेरे को वीडियो पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर शेयर करा करें। माना मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता, पर मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने नेशन को सर्व करूं और आप लोगों को भी सर्व करूं। ठीक है, दैट्स वाई आप लोगों को एक रेगुलर वीडियो नहीं मिलती, पर वीडियो जरूर मिलेगी और एक अच्छे कंटेंट के साथ देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों को पूरा कारण बताऊंगा आज कि किस वजह से वीडियोस नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हर किसी को पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे बॉडी का वेट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर। नेवी का एक क्वेश्चन था, वहां पे बोला था मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बच्चा चौंक गया, बोला ये तो वही क्वेश्चन है जो मेरे को आता है, और उसने मास और वेट में फर्क नहीं करा, उसने 0 पे आंसर लगा दिया। वहां पे सेम क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस जाता। ठीक है, हाँ, अगर ये ऑप्शन नंबर सी होता तो वहां पे ये भी आता सेम एज द ऑन द सरफेस, क्योंकि बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है कहीं पे भी चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इज इक्वलेंट टू। स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, नन ऑफ दीज होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। क्या होता है? अब बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है और नेगेटिव मार्किंग ले जाएंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ना कि स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वोकैब। ठीक है, वोकैब मतलब समझ रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स और एंटोनिम की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 1 to 5 तक आपके, और 6 to 10 आपके क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है फीलिंग ऑफ ए गिल्ट। ठीक है, जो हमारे अंदर गिल्ट की एक जो फीलिंग होती है उसके लिए राइट वर्ड क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर जाता है फीलिंग ऑफ गिल्ट का मतलब जब कभी हम कुछ गलत करते हैं जो हमारे मोरल्स को डाउन करता है तो हमको अजीब सी घिन आती है खुद पे, ये काश मैंने ये काम नहीं करा होता तो अब मैं सही होता। जैसे गुस्से में आकर के हम किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं और बाद में जब हमारा गुस्सा शांत होता है और हमको पता लगता है कि हम उसको कुछ गलत बोला है, तो जो भावना आती है ना उस टाइम पर वो गिल्ट होती है एक तरह से। ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की फॉर्म में हम उसको बोलते हैं रिमोर्स। ठीक है, आप लोगों का काम भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके आंसर आप खुद सर्च करोगे। ठीक है, दैट्स द सिंपल एंड एक्यूरेट वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा भाषा के बारे में जब आप समझ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी रिमोर्स आपका राइट आंसर है। फीलिंग ऑफ गिल्ट को आप क्या बोलते हो? रिमोर्स बोलते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, आप उस स्पीच को क्या नाम दोगे जो बिना किसी प्रिपरेशन के बोली जाती है? जैसे इंडिया में कई पॉलिटिशियंस हैं जो बिना प्रिपरेशन के स्पीच बोलते हैं और बाद में उनको ट्रोल करा जाता है। कोई कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, नया नया टीचर होता है क्लास में और बिना पढ़े आ जाता है, तो क्या होता है
स्टेज पे यानी पोडियम पे जब वो बोल रहा होता है तो बार बार बुक का सहारा लेता है, ठीक है। तो एक मतलब पढ़ा रहा है या कोई स्पीच दे रहा है विदाउट प्रिपरेशन, तो इनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। तो क्या बोला जाता है उनको, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको हो सकता है 4 ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन सेम से लगे और उनकी मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम हो, पर हमको उस आंसर को पिक करना जरूरी होता है जो उसके लिए बिल्कुल सटीक होता है, ठीक है। कई बार बच्चे मेरे से अगेन क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर जो आपने बताया था वो गलत बताया है, गूगल पे कुछ और दे रखा है। तो मे बी वो कुछ और दे रखा हो, पर जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बेस्ड पे आपको तैयारी करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 4 ऑप्शन में हो सकता है 2 ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल सही लगे और एक ऑप्शन आप ये सोच करके टिक कर दो कि वो उसके लिए राइट है, ठीक है। पर एक्चुअल में दोनों बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखा करो। स्मॉल वैली, ठीक है, स्मॉल वैली को आप क्या बोलते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही चल रहे हैं, फटाफट सोचो क्या बोलेंगे। एक स्मॉल वैली को बोलते हैं डेल, ठीक है। क्या बोला जाता है, डेल बोला जाता है। कई बार हम लोग मूवीज में देखते हैं कि भाई क्या होता है, मतलब एक गड्ढा सा बना करके क्या करते हैं उस पर घास वगैरह डाल देते हैं ताकि मतलब दुश्मन आए तो घोड़े से उसके नीचे दब जाए, ठीक है, गिर जाए। उस चीज को भी हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पर्सन विदाउट ए होम, जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम दिया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, पर अनेक अर्थों के एक शब्द, तो उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। वो पर्सन होता है ये जिसके पास ना घर होता है खुद का, ना जॉब होती है, ना प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ठीक है, बिल्कुल सूखा वातावरण और वहां पर क्या हो रहा हो, कोई बारिश ना हो रही है। कहीं आप नॉर्मल यूज करते हैं, लगान मूवी देखी हो तो सूखा पड़ गया गांव में, है ना, सूखा पड़ जाता है गांव में, तो उस कंडीशन को, सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 4 ऑप्शन है, एक एक के आपको आंसर बचे, 3 बच गए, तो 5 3 15 वर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं भाई, पढ़ना जरूर इनको घर पे, छोटी सी कोई सी भी डिक्शनरी में सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 6 से सिनोनिम चालू हो गए हैं आपके। एडवाइस, एडवाइस का राइट जो इसका फेमिलियर वर्ड है वो आपको चूज करना है, प्रपोजल, प्रैक्टिस, काउंसिल और काउंसिल, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका राइट आंसर आता है आपका क्या, एडवाइस प्रपोजल नहीं होती कभी भी, ठीक है, वो एक तरह से क्या होती है, काउंसिल होती है। काउंसिल मतलब क्या होता है, एक तरह का लीगल एडवाइजर को बोलते हैं हम काउंसिल, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म होती हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर कुछ भी चीज जहाँ पे लार्ज अमाउंट में होता है, वहां पर एक हमेशा लीगल एडवाइजर देखने को मिलता है जो आपको एडवाइस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं काउंसिल, ठीक है। हार्मोनी, हार्मोनी का मीनिंग आपको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग राइट आपको आंसर यूज करना होगा। चूज करो फटाफट, हार्मोनी से सबसे रिलेटेड वर्ड कौन सा है, ठीक है। हार्मोनी का मीनिंग होता है कुछ दो चीजों में कुछ ना कुछ समानता होना, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, सिमिट्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आई थिंक सभी को पता होगा इसका आंसर, तो फटाफट चूज करें। लोकसियस, क्या इसका राइट आंसर बनता है, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। जरूरत से अधिक शब्दों का यूज करने वाले को भी हम वर्बोस बोलते हैं, बातूनी बोलते हैं, ठीक है। और यही आपका राइट सिनोनिम बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जीनित, फटाफट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। जीनित का सिनोनिम क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट, मिडल, कंपास और समिट, ठीक है। जिनित मतलब होता है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मतलब मैं यूं बोल सकता हूँ हाईएस्ट पॉइंट को ही क्या बोलते हो, अब जिनित बोलते हो ये चोटी की पीक को, ठीक है ना। सॉरी, चोटी और पीक एक ही चीज होती है, किसी भी पर्वत की, पहाड़ की, इमारत की जो पीक होती है, बिल्डिंग की जो हाईएस्ट ऊंचाई वाला पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं जिनित, ठीक है। तो जैसे कई बार वर्ड यूज हो जाता है कि वो अपने
फील्ड में जिनित पे है इस वक्त, मतलब उच्चतम स्तर पे है, जहां तक वो पहुंच सकता था वहां पर है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी वर्ड यूज करना बहुत अच्छा है कि आप लोग अपने तैयारी के जिनित पॉइंट पे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आता है इसका? राइट आंसर आता है सबमिट। ठीक है, सबमिट मतलब आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, गोवा समिट। ठीक है, मतलब गोवा शिखर सम्मेलन, ऐसा वर्ड यूज होता है। समिट का मतलब होता है पीक होना किसी चीज का, शिखर होना किसी चीज का। तो राइट इसका जो सिनोनिम बनता है वो क्या बनता है? समिट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वोग। ठीक, वोग मतलब होता है, चलो आप लोग पहले ट्राई करो, फ्लुइडिटी, डोनेशन, फैशन, इंटरफेस। क्या होगा? सॉरी, इंटरफेस नहीं, इंटरफेयर है। वो मतलब होता है एक तरह का ट्रेंड होना, प्रचलन होना किसी चीज का। जैसे इस वक्त इंडिया में ट्रेंड में टॉपिक जो चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और आपके राफेल जेट्स आए हैं। राफेल के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे जेट थे पहले भी। ठीक है, राफेल को इंक्लूड करके आई थिंक 36 प्लस हो चुके हैं अब इंडिया में। तो पर हमारे लिए वो चीज़, हमारे लिए क्या है, एक तरह के वो है, प्रचलन वाला टॉपिक है वो। ठीक है, टिकटॉक का बैन होना, क्या पबजी भी बैन होगा? ये आप लोगों के लिए भी होगा। ठीक है, तो प्रचलन मतलब एक तरह से क्या होता है? फैशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो का राइट आंसर क्या आ सकता है? फैशन आ सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब मैं आपके ही पॉइंट पे आता हूँ कि अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप में से बहुत बच्चे कहेंगे सर रेगुलर फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट डालो। ठीक है, डेली का 25 क्वेश्चन की डालो, या फिर हमको डेली प्रोवाइड करो। और कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर कि आप वीडियो टाइम से नहीं डालते इसलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो हर किसी की एक प्रॉब्लम होती है भाई, कुछ ना कुछ, दैट्स वाई वो चीज़ रेगुलर नहीं कर पाते। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक परमानेंट यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक मेंटर हूँ जो आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे से अच्छे बहुत यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर और भी बाउंडेशंस हैं कई। ठीक है, दैट्स वाई कई बार मन होता है कि पढ़ाना ही छोड़ दूं, और कई बार सोच भी लेता हूं। और अब तो रिसेंटली कई टाइम से मेंटली डिस्टर्ब बोल सकते हैं उस सिचुएशन को, है ना, वो डिप्रेशन वाला डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, और भी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मतलब कर ही नहीं पा रहा था वीडियो प्रोवाइड टाइम टू टाइम। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स के लिए क्या सिचुएशन चल रही है, मैं इस फील्ड का नहीं था। ठीक है, मैंने इंडिया के जो टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन करी, उनको क्रैक भी करा, पर मैं आज उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया। दैट्स वाई अनसेटिस्फेक्शन का लेवल हो जाता है। दैट्स वाई मैं कई बार डिप्रेस भी बोल सकते हैं हो गया, और कंटिन्यू कर पाया अपनी चीज़ों को। ठीक है, इंडिया के दो आपके टफेस्ट लेवल के एग्जाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आईआईटी का एग्जाम होता है, दूसरा यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं। ठीक है, आईआरएस बनते हैं। तो दोनों एग्जाम मेरे क्रैक्ड हैं। दैट्स वाई मैं एक बार फिर से बूस्ट अप कर रहा हूँ खुद को। इसीलिए आपको सिर्फ फिजिक्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। जितना मैंने कभी सालों में गेन करा है वो सब आप लोगों तक लेकर आऊंगा। ठीक है, पर बेटे कभी ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाऊँ आप लोगों को। ठीक है, वो नहीं, मैं, मेरी इच्छा है मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप लोगों को नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, उसके लिए मैं खुद को प्रिपेयर भी करूंगा, और आई होप आप लोग मेरा साथ भी दोगे उस चीज़ में कि जितना मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ, जहाँ कमी होगी वहाँ पर आप एक वेल विशर बन करके उस कमी को दूर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर आप लोगों को जल्द ही मैं छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करते रहा करूँगा। उदास मत होया करो कि मैं आप लोगों को वीडियोस क्यों नहीं प्रोवाइड करता, या फिर गुस्सा मत करा करो। ठीक है, जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करो। एट प्रेजेंट मेरे को आप लोगों की ज़रूरत है सभी की। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो। ठीक है, मेरे से नए बच्चे इंटरेक्ट हो पाएँ और वो समझ पाएँ कि खुद से डिलीवर करना क्या होता है, खुद की इच्छा से डिलीवर करना क्या होता है। ठीक है, मेरे को खुशी मिलती है मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ। मैं बुरा नहीं मानता जब भी कोई वीडियो के नीचे कोई बच्चा गलत कमेंट बोलता है तो। ठीक है, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ बस अपने वे से, और इसी वे को मैं आगे भी जारी रखूँगा और आप लोगों तक वीडियो लेकर के आऊँगा। एट प्रेजेंट हाँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, पर मैं मेरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और डिफेंस के स्टूडेंट हैं आप लोग,
और मैं आपका मेंटर ही हूँ एक तरह से, तो जोश को हाई रखेंगे हमेशा और कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए हो, मेरे व्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करो उस बच्चे के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हर किसी को नहीं होगी, बस कई लोग टाइम पास के लिए ही पढ़ते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई लाइफ में गोल सेट करो। ठीक है, विदाउट गोल चलना मतलब एक जंगल में किसी भी डायरेक्शन में चलना हो जाता है, जहाँ पर आप चलते तो रहते हो पर उस जंगल का किनारा कभी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उस किनारे को ध्यान में रख करके चला करो और होप मत हारो, जितना हो सकता है प्रिपेयर करो खुद को। आपका फ्यूचर जल्द ही आप लोगों को आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, कई बार हम क्या होते हैं, अंधेरे में चलते जाते हैं, इस उम्मीद में चलते जाते हैं कि सवेरा होगा, और जब सवेरा की पहली किरण हम तक पहुंचती है तो हमारा दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तैयारी करते रहो कि जिस दिन आप लोगों ने अपनी पोस्ट को गेन करा, अचीव करा, उस दिन आप लोगों के लिए कितना सुनहरा अवसर होगा वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद। किसी को मेरे व्यू में कुछ गलती लगी हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा वो चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी मिलेगी आपको। ये आपका टेस्ट 1 था। ठीक, सभी को जय हिंद। हैव ए नाइस डे।